तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। देखिए कल हमारा चैप्टर नंबर 6 फिनिश हो गया था। हर चैप्टर से देखिए एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर रखा है तो आपको कोई भी पेड क्लास या पेड नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 घंटे की क्लास मैराथन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैराथन में सब इजी क्वेश्चन ही पढ़ाए जाते हैं। आपको लगता है कि सारा कुछ वहीं से आएगा, लेकिन जब पेपर आता है, पेपर देखिए टफ़ होता जा रहा है, लेवल टफ होता जा रहा है, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर करके जाना होगा। तो यहाँ पे आप डीपली पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 है जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि। तो जल क्या होता है, जल के बारे में पढ़ते हैं। लगभग 71% भाग पर जल है। जल 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। आर्द्रता किससे मापी जाती है? जल की आर्द्रता जो होती है वो किससे नापी जाती है? तो वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अब नदियों का प्रदूषण स्तर किससे नापा जाता है? BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में मापा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। जल प्रदूषण से होने वाले रोग कौन से हैं? देखिए टाइफाइड है, डायरिया है, पेचिस है, पीलिया, ये सब होता है जल प्रदूषण से। मिनमाता रोग कब हो जाता है? जब जल में HG यानी कि पारे की अधिकता हो जाती है तो मिनमाता रोग हो जाता है। इटाइटाई रोग कब होता है? जल में कैडमियम की अधिकता से इटाइटाई रोग हो जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। और जितने दिवस हैं कभी कभी एक्स्ट्रा में पूछ लेता है तो आप लर्न कर लीजिएगा। जल संरक्षण संबंधी संस्थाएं यानी कि वे संस्थाएं जो जल संरक्षण के संबंध में काम करती हैं। तरुण भारत संघ जो कि है राजस्थान में, भीम संघ जो कि है कर्नाटक में। अब बात कर लेते हैं वायु। वायु क्या है? वायु जो है गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन जो है 78.09%, ऑक्सीजन जो है 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। यह सब लगभग में होते हैं। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। यह सर्वाधिक मात्रा में यानी कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में लगभग कितनी है? 78.09। यह पौधों के लिए आवश्यक होती है और यह आग जलने में सहायता नहीं करती है, मतलब आग को बुझाने में सहायक होती है। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। लगभग 20.95% है और ये जलने में सहायता करती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम आग नहीं जला सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ये लगभग कितनी होती है? 0.03% होती है। यह पृथ्वी को गर्म करती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा कारण कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब पढ़ लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 80% इससे एक नया क्वेश्चन ज़रूर आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जब पृथ्वी का तापमान सामान्य से बढ़ने लगता है तो इस प्रभाव को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? देखिए इन गैसेस को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे CO2 है, CH4 है, N2O है और जलवाष्प, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में सहायक हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण यही गैसें बनती हैं। इसके बाद वायुमंडल। वायुमंडल में देखिए कितनी परतें हैं? वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं। और वायुमंडल होता है कि पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी की देखिए परतें कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब पढ़ लेते हैं हम क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल क्या है? यह सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। इसमें देखिए कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि क्षोभ मंडल में कौन सी क्रिया होती है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक आपको सही करनी होगी। देखिए जलवायु परिवर्तन, बादलों का बनना, आंधियों का चलना आदि घटनाएं जो होती हैं हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। अब बात कर लेते हैं समताप मंडल की। इसकी खासियत क्या होती है? इस मंडल का तापमान समान रहता है, इसीलिए इसका नाम है समताप मंडल। इसमें ओजोन गैस तथा वायुयान उड़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता था? जलवायु परिवर्तन, बादलों का बनना और आंधियों का चलना। इसमें क्या होता है? इसमें ओजोन गैस है और वायुयान उड़ते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि वायुयान किस किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे देखिए मंडलों की। तो मध्य मंडल यह सबसे अधिक ठंडा होता है। इसका तापमान लगभग जो है -100 डिग्री सेल्सियस होता है। आयन मंडल, इस मंडल में देखिए रेडियो, टेलीविजन, फोन का उपयोग होता है। बहिर्मंडल, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। अब आ जाते हैं देखिए वायु प्रदूषण पे। तो वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? CFCs, CO
और SO2। ओजोन क्षेत्र का मापन, ओजोन क्षेत्र का मापन होता है डप्सन इकाई, DU का प्रयोग होता है इसमें। 200 DU से यदि ओजोन परत नीचे हुई तो उसे ओजोन छिद्र माना जाता है। यानी कि अगर 200 डप्सन से नीचे होती है ओजोन परत की मोटाई तो वहाँ पे ओजोन छिद्र माना जाता है। अब बात कर लेते हैं अम्लीय वर्षा की। अम्लीय वर्षा वायु में मौजूद SO2 तथा NO का कोई भी तत्व ले लेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रमशः जल से क्रिया करके, जैसे SO2 से H2SO4 बनता है और NO से HNO3 बनता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मोस्ट इंपॉर्टेंट H2SO4 और HNO3। आपको ऑप्शंस में सीधा सीधा देखने को मिल जाता है क्वेश्चन के अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या होता है, H2SO4 और HNO3। अम्लीय वर्षा से होने वाले प्रभाव, देखिए स्टोन कैंसर, मार्बल कैंसर, जैसे कि ताजमहल पीला पड़ने लगा था तो अम्लीय वर्षा के ही कारण, ताजमहल का रंग भी इसी कारण गया था। लंदन धूम क्या होता है, यह सुबह के समय देखने को मिलता है जब सुबह हल्का सा कोहरा होता है। भोपाल गैस त्रासदी, देखिए इंपॉर्टेंट है, EVS में है ये चैप्टर, ये टॉपिक। यह घटना यूनियन कार्बाइड यूनिवर्सिटी में हुई थी। यह 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 2। यहाँ पे बात कर लेते हैं तापमान की। ताप थर्मोमीटर द्वारा नापा जाता है। तापमापी 3 प्रकार का होता है, देखिए डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री से 100 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट पे 32, फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन पैमाना 273 केल्विन से 373 केल्विन तक होता है। अब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध क्या होता है, ये सबने पढ़ रखा होगा। C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। ये होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन। अब हम आ जाते हैं ऊष्मा। ऊष्मा का संचरण देखिए 3 विधियों द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन में क्या होता है, इसमें संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस वस्तुओं तथा पारे में चालन विधि से ही ऊष्मा चलती है। कण एक स्थान पर रहता है, इसमें कण एक स्थान पर ही रहते हैं, इधर उधर नहीं होते हैं। संवहन, इसमें कण अपना स्थान बदलते हैं। समुद्र के आसपास संवहन के कारण ही मौसम एक समान रहता है। पृथ्वी का वायुमंडल भी इसी से गर्म रहता है। विकिरण क्या होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा विकिरण से ही पहुंचती है। तो आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सभी लाइन से पढ़ने हैं, तभी आपको अच्छे से EVS याद हो सकती है, आप इसमें अच्छा कर सकते हो। देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में दे रखा है, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। फिर इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चंस लाइन से दे रखे हैं। आप जितने अच्छे नोट्स मेंटेन कर सकते हैं उतने अच्छे से करिए क्योंकि आगे तक काम आते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।